जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए। सो मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 21, which is a 2-year old girl sustained left ankle injury 2 hours back while playing. She had grossly swollen ankle and was not able to bear weight. There was tenderness and crepitus all around the ankle. X-ray revealed flake avulsion of the lateral malleolus associated with ligamentous injury. There was Salter 4 tibial epiphyseal injury too. Which of the following is correct for diagnosis? ये एक कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फॉर नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम टू बी टेस्टेड अपॉन। तो इसमें जो है हम एक क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्लासिफिकेशन का मैं नाम इधर मेंशन कर देता हूँ। वो क्लासिफिकेशन जो है वो एंकल इंजरी की क्लासिफिकेशन है, और वो क्लासिफिकेशन का नाम है लॉज हैंसन क्लासिफिकेशन। LAUGE, लॉज एंड हैंसन, लॉज हैंसन क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम ये वाली क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे। यू कैन रीड अबाउट इट इन बुक्स एंड ऑन गूगल। लेकिन इसमें जो है बेसिकली 4 टाइप्स में एंकल इंजरी को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सुपिनेशन external rotation injury, then is the pronation external rotation injury, then is the pronation adduction injury, and then is the supination abduction injury. तो ये 4 इंजरीज़ जो होती हैं ये लॉज हैंसन क्लासिफिकेशन में जो है वो डॉक्यूमेंट होती हैं। तो इसमें सिंपल सा अगर मैं आपको विदाउट कंफ्यूज के बगैर मैं आपको बताऊं कि जब भी मीडियल मेल्यूलस का आपको फ्लेक एवल्शन आई हुई हो, ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में एंकल इंजरी के क्वेश्चन में जब भी आपको इंजरी दी हुई हो मीडियल मेल्यूलस की या डेल्टोइड लिगामेंट की, ठीक है, डेल्टोइड लिगामेंट या मीडियल मेल्यूलस की इंजरी का दिया हुआ हो, तो आपने जो है सिर्फ ऑप्शंस में देखना है कि जो एंकल इंजरी होगी द एंकल विल ऑटोमेटिकली जो उसकी इंजरी होगी, क्योंकि एक दफ़ा जो मीडियल मेल्यूलस है और लेटरल मेल्यूलस है वो दोनों फुट को एक स्टेबल पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। जब एक मीडियल मेल्यूलस की सपोर्ट नहीं होगी तो फुट विल गो टू द लिटरल साइड, ठीक है। तो उसमें जो आप एक ऑप्शन सर्च करेंगे वो होगी सुपिनेशन इवर्जन इंजरी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो आंसर सी इधर दिया हुआ है सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी, अगर तो मीडियल मेल्यूलस का एवल्शन फ्रैक्चर होगा। सिमिलरली अगर इसके ऑपोजिट आप कंसिडर कर लें कि अगर लेटरल मेल्यूलस की सपोर्ट ख़त्म हो जाए, तो आपने जो है अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है कि इंजरी जो होगी दैट विल कॉज द फुट टू टू डाइवर्ट ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। और जब मीडियल साइड पे फुट की रोटेशन होगी तो वो इन्वर्जन इंजरी होगी, सुपिनेशन इन्वर्जन इंजरी, ठीक है। ये दो मेन इंजरीज जो हैं वो आपने मीडियल मेल्यूलस और लेटरल मेल्यूलस के फ्रैक्चर्स में याद रखनी है। Pronation eversion injury is not applicable over here. That is not a part of this sort of scenario. Or beta option, pronation external rotation without diastasis, that is also not fitting in this scenario. And Charlie option भी आपको explain कर दी कि supination external rotation injury किस केस में होगी. So moving on to the next question, that is question number 22. In order to explain the process of menstruation to his students, a pathologist discussed how the endometrial lining sheds cyclically in response to hormonal alterations by a tightly regulated pathway. Which of the following processes is most likely responsible for menstrual bleed? तो आप एक देख रहे हैं कि ये जो एक सिनेरियो है दैट इज़ बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फीमेल्स के जो होता है मंथली साइकिल्स होते हैं एंड दैट इज़ नॉर्मल,
that is nothing pathological. ठीक है, there's nothing pathological about it. Every female when she has crossed the age of puberty तो उसको menstrual cycles monthly होते हैं. तो आप देख लें कि इसमें जो भी ऑप्शन आगे ए बी सी डी में से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी शो कर रही है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो अगर इस चीज़ को हम माइंड में रखें तो एट्रोफी बीटा ऑप्शन इज़ अ पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स that cannot be counted for this scenario. Charlie is autolysis, that is also a pathological response of the body. Then moving on to the option delta, same as beta and Charlie, it's a pathological process in which the cells of the body they start attacking themselves, and autophagy it's part of the process when the cells start attacking and cells start eating up themselves. So that is not a correct answer. All of these fall into the pathological domain. The alpha option is the correct one, which is the apoptosis, which involves two main pathways, that is the extrinsic pathway and the mitochondrial pathway. ठीक है जी, इन दोनों पाथवेज में कैस्पेजेस की एक्टिवेशन होती है, और कैस्पेजेस की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्टिवेशन होने के बाद जो है सेलुलर रिस्पॉन्स जो भी चाहिए होता है बॉडी को, दैट इनिशिएट्स. ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एंड देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस which happen and which owe their importance to the process of apoptosis. So moving on to question number 23 is a 37-year-old man presents 3.5 months after neglected traumatic posterior dislocation of hip. He complains of pain and is unable to walk without crutches. What is the most suitable option? So we see that over here there is the posterior dislocation of the hip. मतलब जो head of the femur है वो अपने जो है वो जगह से डिसलॉज हुआ है और posteriorly जो है उसकी डिसलोकेशन हुई है. ठीक है, पीछे की तरफ. तो and he complains of pain and is unable to walk without crutches. तो इसकी सबसे suitable option क्या होगी? ऑप्शन ए बी एंड डी, ये सारी ऑप्शन जो हैं ये फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं, या जब कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस हिप को इन्वॉल्व कर ले, हिप बोन को इन्वॉल्व कर ले, या हेड ऑफ द फीमर को या पूरी फीमर बोन को, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो है वो रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, आर्थ्रोप्लास्टी चाहिए होती है. आर्थ्रोप्लास्टी इज़ बेसिकली replacement of the bone. ठीक है, there's a difference between arthroplasty and arthrodesis. Arthroplasty is basically the replacement of a bone with another synthetic material type of a bone. ठीक है, और इस तरह के processes hemi arthroplasty, hip arthroplasty, total hip arthroplasty, these are basically the replacement procedures. जबकि जो arthrodesis है, this is basically the joining or the fusion you can say of two different bones with each other by artificial material. ठीक है, तो जब भी किसी तरह का पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो या पेन सेटल पेशेंट का ना हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में आर्थ्रोडिसिस की वजह से जो एक कह लें कि बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर हम सिंथेटिक वे में स्टार्ट करें तो उस प्रोसेस को हम आर्थ्रोडिसिस कहते हैं. और ऑफ कोर्स ओपन रिलोकेशन करके, ओपन रिडक्शन करके जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुई है हम उसे ओपन रिलोकेशन कर सकते हैं, और साथ में उसकी जो है उस हमारे उस जॉइंट को फॉर्म करने के लिए कि पेशेंट क्योंकि ओल्ड पेशेंट ताकि अगेन उसका जो है वो डिसलोकेशन ना हो जाए, तो उसमें हम आर्थ्रोडिसिस कर सकते हैं. आर्टिफिशियल जो है हम ऑस्टियोजेनेसिस कर सकते हैं, या उसमें बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर आर्टिफिशियली करें तो दैट विल स्ट्रेंथन द हिप जॉइंट. So option C, open relocation combined with arthrodesis, is the correct option over here. Moving on to question number 24. Is a 70-year-old old lady slipped in washroom and is unable to bear weight on the right lower limb. Her limb is externally rotated, abducted, and is short by 4 centimeters. This lady has probably sustained
So this scenario is a classical scenario of femur fracture. ठीक है, तो femur fracture के जो head of the femur fracture या intertrochanteric fractures होते हैं, they classically represent with an externally rotated limb when the patient is supine, और जो affected limb होता है वो short होता है as compared to the unaffected limb. ठीक है, and it's also abducted. So whenever you see this picture, there is always going to be an option for the head of femur fracture or the intertrochanteric fracture. It's the classical presentation of these two type of fractures. तो इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे, you can select that. Hip dislocation can be anterior dislocation or posterior dislocation, तो इसमें इस तरह की presentation नहीं होती. And the fracture of the shaft of the femur, that does not give a presentation such as this. And similarly, tibial plateau fractures, they also do not give such a presentation. So it's a classical presentation of intertrochanteric fracture or the head of femur fracture. And question number 25 is, which of the following drugs administered to the mother is most likely to have adverse effect on the infant who is breastfeeding? So all of these drugs, they do not have although they do have I'm surprised to see what kind of a question is this, as they all have adverse effects on the fetus, but same as always, you have to choose the correct answer. So the most likely drug to have adverse effects on the infant is diazepam. Of course, diazepam has a propensity to cross the fetal membranes and has a high propensity to cause fetal adverse effects. Acetaminophen does cross, furosemide does cross, एंड फेनिटोइन सोडियम, ऑल्दो फेनिटोइन सोडियम भी जो होता है वो काफ़ी हद तक हार्मफुल होता है, लेकिन नॉट एज मच एज डायज़ेपाम, बिकॉज डायज़ेपाम crosses the fetal membranes and placenta to a greater extent and has a greater amount of adverse effect on the fetus. Moving on to question number 26. A 50-year-old man suffering from mitral stenosis develops hemiparesis. CT scan of the brain shows changes of ischemia. The most likely cause of necrosis in this case would be A is caseous necrosis. Okay, caseous necrosis is a type of necrosis that you see in certain types of infections such as tuberculosis, और caseous necrosis is a type of cheesy necrosis जिसमें के जो ऑर्गन में caseous necrosis हुआ होता है वो एक cheesy type feel होती है उसकी. Coagulative necrosis is a type of necrosis which occurs in certain organs such as the heart. It's not a part of necrosis involving the brain. And then Charlie option is the gangrenous necrosis. It occurs in certain types of pathological processes such as the diabetic foot and any other type of disease that causes the discontinuation of blood supply to the organ. So then the necrosis starts and further the gangrenous necrosis worsens up. So that is not a part of the necrosis involving the brain, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि mitral stenosis का सिनेरियो है और mitral stenosis में एक जो हार्ट का पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वो है एट्रियल फिब्रिलेशन. तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जब भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा एंड दैट गोज़ अप टू द ब्रेन, तो ब्रेन में जो नेक्रोसिस क्लासिकली देखी जाती है दैट इज़ द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. Hope that clears that. Moving on to question number 27 is, a 50-year-old hypertensive man presents to the outpatient department with history of retrosternal chest pain on exertion for the last 2 months. According to him, the pain is compressive in nature and is relieved on rest. Which of the following drugs will be used for pain relief in this patient? Okay, इसमें अब definitive treatment आपसे नहीं पूछी हुई, simply the pain relief. तो can you guys guess for a second कि ये किस चीज़ का सिनेरियो है?
Okay, if you guessed it right, excellent. If you are not able to guess it, I'm going to write it on the screen. This scenario is a classical scenario of angina pectoris. ठीक है, तो angina pectoris is basically the chest pain, the retrosternal pain which starts when you start doing exercise and is relieved when you stop doing exercise and you take rest for a while. ठीक है, तो जब आप रेस्ट नहीं करते, आराम से बैठ जाते हैं, तो वो जो रेट्रोस्टर्नल पेन हो रहा होता है, दैट बेसिकली दैट बेसिकली गेट्स रिलीव्ड. तो ये बेसिकली जो होता है, एक स्पेज़मोटिक इसकी वैरायटी होती है, एक नॉन स्पेज़मोटिक वैरायटी होती है. जो स्पेज़मोटिक वैरायटी होती है विच इज़ द प्रिंस मेटल एंजाइना, ठीक है, और द नॉन स्पेज़मोटिक वैरायटी दैट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू सर्टन क्लॉट्स एज वेल. ठीक है, तो इस कंडीशन को रिलीव करवाने के लिए the drug which you can give immediately to the patient to relieve the symptom of pain is glyceryl trinitrate tablet. ठीक है, ये आप दे सकते हैं जिससे फ़ौरन जो है पेशेंट का एंजाइना बेहतर हो जाएगा. Clopidogrel is not the correct option for this. It's basically a blood thinner. Clopidogrel and similarly ticlopidine. तो ये these are not the correct ones for this. Atorvastatin is a statin, and it basically inhibits the cholesterol levels. और ये basically long term treatment of जो होता है atherosclerosis में यूज़ हो सकता है, but not for the immediate treatment for angina pectoris. Aspirin is also basically a blood thinner, और ये आप नहीं दे सकते इस तरह की condition में. Now moving on to question number 28. A 6-year-old patient presents with worsening tiredness, shortness of breath and weight loss for the past 6 months. On examination, lymphadenopathy and splenomegaly were present. His peripheral blood film showed lymphocyte count of 60 into okay, I guess this is some kind of a printing error. So whatever the value is, इन्होंने ब्रैकेट्स में आपको पैरेंथेसिस में आपको नॉर्मल वैल्यू एक कंट्रोल की दे दी है, विच इज़ 1 to 3 into 10 raised to power 9 per liter. ठीक है, तो it is of course increased, very much increased. Lymphocyte count is very much increased. So the next part which they want to ask is what is the most likely diagnosis. तो इसमें of course ल्यूकीमिया है. ल्यूकीमिया के ही साइन सिम्टम्स हैं. ल्यूकीमिया में जो है कम एज का बच्चा है, और कम एज के बच्चे को जो है लिम्फोडेनोपैथी स्प्लीनोमेगैली है स्टार्ट में, और साथ में उसका लिम्फोसाइट काउंट भी रेस्ड है. सो इसमें फर्दर आपको अगर हिंट्स दे देते कि पेशेंट हैड बीन एक्सपीरियंसिंग बोन पेन, या बोन पेन के साथ आपको बता देते कि लिम्फोब्लास्ट अगर इंक्रीज्ड हैं, कि आया लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज़ हैं या माइलोब्लास्ट इंक्रीज़ हैं. ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपको लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज़ दिया है, तो इसमें एक क्रूड सा डायग्नोसिस ल्यूकीमिया का बन सकता है. लेकिन अगर वो आपको ब्लास्ट वैरायटी इंक्रीज़ दे देता, साथ में बोन पेन दे देता, और उसके साथ लिम्फोडेनोपैथी एंड स्प्लीनोमेगैली, तो उसके डेफिनेटिव डायग्नोसिस हमारा ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरफ जाना था. और अगर माइलोब्लास्ट की वैरायटी प्रेजेंट होती, तो साथ में इस तरह के साइन सिम्टम्स होते, तो देन वी वुड हैव मूव टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया. ठीक है, तो ल्यूकीमिया इज़ बेसिकली अ वेरी क्रूड एंड अ रॉ टर्म, जिसकी बेस पे हमने इसका आंसर दिया है. बीटा ऑप्शन इज़ द ग्रेव्स डिजीज़. नाउ ग्रेव्स डिजीज़ इज़ does not fall into any of this. Graves disease बिल्कुल ही एक out of the question चीज़ है. इधर कोई थायराइड के साइन सिम्टम्स हमें नहीं दिए हुए. लंग कैंसर फिर एक बहुत इधर फार एंड डिस्टेंट सी टर्म है. लंग कैंसर का किसी तरह से इधर हमें साइन सिम्टम्स नहीं मिल रहे. ऑल दो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन सिंपली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई नोड्यूल वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया हुआ सिनेरियो में, तो दैट मेक्स द डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर अनलाइकली. और ऑफ कोर्स एज भी बहुत कम है इस
इतनी यंग एज में लंग कैंसर अनलाइकली. Okay, moving on to tuberculosis, delta option. All right, yes, can be, but जो tuberculosis के एक typical sign symptoms होते हैं, fever, night sweats, and weight loss. Although patient has weight loss, but that is due to leukemia. Patient does not have fever or any other complaints related to productive cough or any other sort of that thing. So tuberculosis does not seem likely over here. ठीक है. Moving on to question number 29. What should be done at every postnatal visit in the first week? A relatively simple question. पेशेंट आपके पास जब भी आएगा डॉक्टर के पास, वेदर इट्स पोस्ट नेटल विजिट और एन एंटीनेटल विजिट, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो यू गाइज ऑलवेज नो दैट वी नीड टू चेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट. वाइटल्स में पल्स रेट आता है, सेचुरेशन आता है, सेचुरेशन के साथ ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर के अलावा रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. ठीक है, so these are the vitals of the patient. 4 or 5 things we need to check at every event. And blood pressure, maternal blood pressure is of course important in the postnatal visits because there is always a chance of postpartum hemorrhage. So if it's any type of a concealed postpartum hemorrhage, that can lead to sudden or gradual decline in the maternal blood pressure. So maternal blood pressure is almost and of course it's a necessary and an absolute necessity in the postnatal visits. You need to check it in the postnatal visits at every cost. Moving on to the last question for today is a 48-year-old lady presented with history of shortness of breath and low grade fever with evening rise for 2 months. She has lost weight. On examination, her JVP is raised and there is pitting ankle edema. Cardiac auscultation revealed muffled heart sounds. Which of the following tests will be most appropriate to establish the diagnosis? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. इस सिनेरियो में आपको एक ट्रायड मेंशन किया गया है. उस ट्रायड का मैं नाम इधर लिख देता हूँ so that you guys can remember it. The name of the triad is Beck's triad. ठीक है, तो Beck's triad किस चीज़ का triad होता है? I'll give you 2 seconds to think about it. Okay, तो जो ये scenario है, this basically is a scenario of pericardial tamponade. तो pericardial tamponade में जब भी आपको इस तरह का ट्रायड मिले जिसमें के muffled heart sounds हो, wait, let me just outline this one for you. Whenever you get the muffled heart sounds and then you get the JVP raised, all right, and then you also have the shortness of breath. So these 2 to 3 things, these basically fall into the domain of Beck's triad, and these are the hallmark of pericardial tamponade. So pericardial tamponade is basically the collection of fluid in the cardiac lining epithelium, जिसको pericardium कहते हैं. pericardial cavity में जब fluid collection हो जाए तो वो हार्ट को कंप्रेस करती है, और जब भी हार्ट की कंप्रेशन होगी, ठीक है, तो बैक प्रेशर जाएगा बॉडी की तरफ. ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसका मेन काम है क्या? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का मेन काम है कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना. जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा ब्लड, तो पीछे कहाँ जाएगा? बॉडी में पुल अप होगा ना, एडिमा हो जाएगा, और जब एडिमा होगा तो वो पिटिंग एडिमा होगा. पिटिंग एडिमा सिनेरियो में आपको दिया हुआ है, और ऊपर से क्योंकि हार्ट के इर्द गिर्द एक बहुत कह लें कि फ्लूइड कलेक्शन है, तो जब भी आप ऑस्कल्टेट स्टेथोस्कोप से करेंगे तो आपको मफल्ड हार्ट साउंड्स सुनाई देंगी. ऑफ कोर्स पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, क्योंकि बॉडी में एडिमा बिल्डअप होने के साथ साथ लंग्स में भी पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी. एंड ऑफ कोर्स द जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर विल बी रेज्ड. अच्छा, आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी कि इसमें लो ग्रेड फीवर भी आपको दिया गया है.
with evening rise for last 2 months. तो इसको कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस भी चल रहा था, कैन बी वी कैन प्रिज्यूम इट टू बी ट्यूबरक्लोसिस, कि ट्यूबरक्लोसिस में इवनिंग राइज या नाइट स्वेट्स होते हैं, इस तरह की फीवर भी होता है पेशेंट को। तो पेशेंट को कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा था जिसने कि उसको पेरिकार्डियल टेम्पोनाट करवाया, और पेरिकार्डियल टेम्पोनाट में आपको मिला बैकस्ट्रायड। सो या दैट बेसिकली फॉल्स इनटू प्लेस एवरीथिंग। तो इसमें जो है अब उन्होंने पूछा है कि फर्दर आप ऐसी कौन सी चीज़ कराएंगे जिसकी वजह से आपका पेरिकार्डियल टेम्पोनाट का डायग्नोसिस बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें आप करवाएंगे इकोकार्डियोग्राफी विच इज़ द ईसीजी। तो ईसीजी में आपको पेरिकार्डियल टेम्पोनाट के केस में क्या फाइंडिंग मिलेगी? तो जब भी आप ईसीजी करवाएंगे पेरिकार्डियल टेम्पोनाट के केस में, उसमें आपको एक फाइंडिंग मिलेगी जिसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस एक आपको फाइंडिंग मिलेगी पेरिकार्डियल टेम्पोनाट में व्हेन एवर यू गोइंग टू कैरी आउट द ईसीजी ऑफ सच पेशेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस क्या होता है कि आपको एक जो मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ कि आप एक पेशेंट की जब ईसीजी करेंगे पेरिकार्डियल टेम्पोनाट के साथ, तो आपको एक बीट हाई देगी और एक बीट लो, एक बीट हाई एक बीट लो, मे बी देन 2 बीट्स लो, 1 बीट हाई, 2 बीट्स हाई 1 बीट लो। मीन्स एक आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा एक ईसीजी में। कभी शॉर्ट वेव्स आ रही होंगी, कभी लॉन्ग वेव हाई एम्पलीट्यूड वेव्स आ रही होंगी, कभी लो एम्पलीट्यूड वेव्स आ रही होंगी। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव ईसीजी में आपको नज़र आएगा, दैट इज़ बेसिकली going to be a pattern of electrical alternance which you're going to see in the ECG of a patient with pericardial tamponade. ऑफ कोर्स चेस्ट एक्सरे भी आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें वेल एस्टेब्लिश्ड कोई साइन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कार्डियक एंजाइम्स करवा सकते हैं, येस, बट दैट इज़ अगेन नॉट कंफर्मेटरी इन दिस केस। थेलियम स्कैन, नो, नॉट एट ऑल, नॉट इन दिस केस, that you can carry out in ischemic heart diseases or cases of angina. So echocardiography is the correct one for this, and that finishes our question discussions for today, and we will be ready tomorrow for the next 10 questions. So see you tomorrow, and good luck to all of you. Thanks.